राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और गला मेरा अभी तक खराब है, बैठा हुआ है घर में। वाइट वॉश नीचे तो हो गई है, लेकिन अभी घर थोड़ा फैला हुआ है। और आज है आपका ट्यूसडे, यानी कि 11 फरवरी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं जो भी टॉपिक लेके आऊँगी उसका एंड ज़रूर करूँगी। तो आज जो टॉपिक है वो मैं लेके आई हूँ IITN बाबा मिस्टर अभय, जिन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी है। तो आज मैंने उनके ऑफिशियल चैनल को फॉलो करा हुआ है, ऑफिशियल पेज को। तो उनसे उसमें मुझे अभय के द्वारा अपनी ही स्टोरी उन्होंने लगाई थी, वो मिली है क्लिप। तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी, वो क्लिप लगा दूँगी मैं। उन्होंने पूरा मतलब एक एनिमेशन के थ्रू बताया है पूरा अपनी लाइफ के बारे में, लाइफ जर्नी के बारे में, कैसे कैसे वो बचपन उनका बीता, फिर कैसे वो स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ, क्या उनके साथ हुआ, ये सब कुछ लगाया हुआ है। तो चक्कर क्या है आज का, मतलब नो डाउट कि बाबा जो हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं। ऑफ कोर्स इतने पढ़े लिखे हैं तो इंटेलिजेंट तो होंगे ही, ज्ञान तो उनमें होगा ही। लेकिन आज जो मेरा जो मेन मोटिव है आज का ये ब्लॉग बनाने का, वो यही है कि मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ कि आप लोग अभी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, क्या राय रखते हैं वो। अभी मैंने थोड़ा बहुत उनके बारे में सर्च किया तो एक उनके ही सीनियर हैं जो अभय के साथ ही, मतलब अभय के कॉलेज में ही, IIT बॉम्बे से ही उन्होंने इंजीनियरिंग करी है। और उन्होंने भी 7 साल पहले आध्यात्म की तरफ आ गए थे। उनकी स्टोरी ये है कि वो उनके फादर नहीं थे, उनकी मदर ने ही उनको पाला था। और जब उन्होंने इंजीनियरिंग करी तो जैसे अभय को लगा कि इसके बाद क्या सेम ऐसे ही उनको लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन्होंने भी वहीं से ही कोचिंग की, वहीं मतलब कोचिंग दी है जहाँ अभय ने दी थी। दोनों ने साथ साथ कोचिंग दी है वहाँ पे उसी इंस्टीट्यूट में। तो वो अभय को अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने भी बताया कि उन्होंने भी 7 साल पहले अपने सारे जो डिग्री वगैरह थी वो जला दी थी, क्योंकि वो थोड़े से अपसेट हो गए थे लेकर के कि लाइफ में क्या है। उनके साथ के जो और भी स्टूडेंट्स थे, उनके क्लासमेट्स वगैरह, वो सब डिग्री लेकर के, मतलब ये तो CGPA में लग गए कि मतलब अच्छा CGPA होना चाहिए वो करके। लेकिन बाकी जो फ्रेंड्स थे उन्होंने जस्ट पास आउट करके कोई यूट्यूबर बन गया और काफ़ी अच्छी अर्निंग करने लगा, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। यानी कि इंजीनियरिंग करने के बावजूद वो किसी फील्ड में जाके अच्छा कमाने लगे। तो वहीं से ही इनका माइंड डाइवर्ट हुआ कि लाइफ में है क्या, सिर्फ हम जो इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वो सिर्फ पैसे तक ही आके स्टक रह जाती है। तो और भी कुछ उनके माइंड में आया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने फिर अपनी सारी डिग्रीज को जला दिया था। लेकिन उनसे जब पूछा गया अभय के बारे में, तो उनकी जो राय थी मैं यहाँ लगा दूंगी। मैं अपनी राय नहीं दे रही हूँ, मैं उनकी राय बता रही हूँ। तो उन्होंने यही लिखा कि अध्यात्म में जाना गलत नहीं है, विज्ञान और अध्यात्म को साथ लेके चलना भी गलत नहीं है। लेकिन जो उनको गलत लगता है वो ये लगता है कि अभय अपने पेरेंट्स से की परमिशन के बगैर या पेरेंट्स के खिलाफ होकर के वो अध्यात्म की तरफ गए हैं। तो उन्होंने भी बताया कि वो आज तक अपनी मदर के साथ जुड़े हुए हैं और वो उनको आज तक खर्चा देते हैं। और खर्चा उनसे पूछा गया उनके पास कहाँ से आता है, जब वो आध्यात्म की तरफ आ गए हैं तो उन्होंने बताया वो मांग करके, यानी कि भिक्षा लेकर के नहीं करते हैं। वो पियानो वगैरह सिखाते हैं, उससे जो भी उनकी अर्निंग होती है, कहते हैं 60-70 हज़ार रुपये महीने के हो जाते हैं। तो उससे वो अपनी मदर को भी खर्चा देते हैं और उनके टच में अभी तक हैं। तो ये स्टोरी जस्ट मैंने इसलिए लगाई है कि अभय को लेके मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, अभय अध्यात्म की तरफ गया, इसमें कोई उसने गलत नहीं किया। बहुत लोग जाते हैं, बहुत दुनिया जाती है, लेकिन उसमें एक विरोधाभास नज़र आता है। अभय के अंदर एक विरोधाभास नज़र आता है। उसकी सारी बातें सही हैं कि हरियाणा में मेल फीमेल के मतलब
में बहुत अंतर माना जाता है। आज भी वो मेंटालिटी है कि भाई लड़कों को लड़कियों से ऊपर समझा जाता है। वो हरियाणा क्या, वो तो बहुत सी जगहों पे होगा, सिर्फ हरियाणा में नहीं होगा। जैसे आप बता रहे थे कि हरियाणा में है, लेकिन मेरे हिसाब से वो इंडिया में होगा भी, बहुत जगह होगा। तो मेरा तो मानना यही है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे विरोधाभास मुझे इसलिए लगता है क्योंकि आप हर एक जगह सुनोगे वो हमेशा अपने जो फादर हैं उनके अगेंस्ट ही बोलते हैं। और एक बार तो उन्होंने यहाँ तक बोला था कि उनका तो मैं विनाश निश्चित करके आया हूँ। तो यानी कि अभी भी वो उस चीज़ से बाहर निकले नहीं है। अभय जो है उन सब चीज़ों से, अपनी पिछली ज़िंदगी से बाहर नहीं निकला है, या वो कुछ शायद उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है अपने फादर से, जो वो बोल नहीं पा रहा है। मुझे, मैं अपना बता रही हूँ, जो मुझे फील हो रहा है ऐसे कि शायद अभी भी अभय के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो मे भी मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन आज का ये जो टॉपिक है ये सिर्फ प्रश्नोत्तरी के तौर पे ही रखा गया है। अपने आप लोग आप क्या सोचते हो वो बताइए, और मैं क्या सोचती हूँ मैं वो बताऊँगी। और क्या मैंने कुछ गलत कहा या मैं जो सोच रही हूँ वो गलत है या सही है, उसके लिए रखा है ये आज का टॉपिक मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभय जो है ठीक है, सब कुछ माना कि उसके साथ बचपन में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करती हूँ, हुआ होगा। कोई भी बच्चा इतना गलत नहीं, झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन ये नाराज़गी वो कब तक रखेगा अपने साथ? उसने अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत कुछ बोला, अपने फादर, स्पेशली अपने फादर के बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत गलत गलत बोला है जो उसके साथ हुआ। मतलब उसने बताया उसकी मदर को मारते थे, ऐसे मारते थे, डंडे ऐसे करके डंडे से पीटते थे। लेकिन उसकी मदर ने आके बोला? कहीं नहीं बोला ना। क्यों नहीं बोला? कभी अभी ने सोचा है कि उसकी मदर ने क्यों नहीं बोला? अगर हम पूछने जाएंगे तो कहीं अभय का एक ही आंसर होगा कि वो उनसे डरती है, या एक समाज से डरती हैं कि पति के खिलाफ बोलना नहीं है। लेकिन जब सब कुछ अभय ने सांसारिक सामाजिक रूप से ओपन कर दिया है पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, पूरे वर्ल्ड में, मतलब ये सब बातें पहुंच गई हैं सारी जगह अभय की, उसके पेरेंट्स के लेके, उसके जो विचार हैं उन सब की, और उसके पेरेंट्स कैसे थे क्या थे करके जब चारों तरफ फैली गई है, तो फिर किस बात का डर? अब डर रहा किस चीज़ का है? तो क्या अभय ने कभी इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि उसकी मदर ने उसके फादर के अगेंस्ट क्यों नहीं बोला? क्या पता जिस चीज़ को वो अभय मतलब टॉर्चर समझ रहा हो वो इनके लिए नॉर्मल चीज़ हो। वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, मतलब रिलेशन ही ऐसा हो आपस में, और 1% मान भी लिया कि ठीक है उसके फादर ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया मदर के साथ, लेकिन उन्होंने ओपनली सॉरी भी तो बोल दिया आपसे। और अब है ये अलग रह करके, उनसे विरोध करके, उनसे दूर रह करके, क्या वो अब अपनी मदर की हेल्प कर रहा है? जैसे उसने बोला कि उस टाइम वो उसको फील हुआ कि वो एक फीमेल की मदद नहीं कर पाए, फीमेल इन द सेंस उसको अपनी मदर की हेल्प नहीं कर पाया, ऐसे उसने बोला अपनी सिस्टर की हेल्प नहीं कर पाया, ऐसे उसने बोला अपने फ्रेंड की हेल्प नहीं कर। तो क्या अब ये सब कुछ करके वो उनके लिए कर क्या रहा है? क्या वो हेल्प कर रहा है उनकी? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इस टाइम अब है इतना पॉपुलर हो चुका है, इतना फेमस हो चुका है, उसको लग रहा है कि उसके फादर उसका नाम हो गया है, तो लालच से सोने के अंडा देने वाली मुर्गी हूँ मैं आज की डेट में, इसीलिए उसके पास आ रहा है। जब इतना दिमाग रख सकता है तो उसके पास क्या इतना दिमाग नहीं है कि वो अब तो अपनी मदर की हेल्प कर सकता है? अपनी मदर को अपने पास बुला ले, एटलीस्ट एक बार मिल तो ले। तो यहाँ पर जो मुझे लगता है, मैं उसकी इंटेलिजेंसी पे कोई डाउट नहीं है मुझे, वो इंटेलिजेंट है, नो डाउट बहुत इंटेलिजेंट है। और मेरे ख्याल से इस टाइप के जो इंसान होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं या इतना पढ़ लिख जाते हैं और फिर मतलब उनका थोड़ी सी माइंड में प्रॉब्लम हो जाती है, इशू हो जाता है मेंटल माइंड में, मतलब मेंटल इशू क्या कहें उसे, मेंटल तो नहीं कहेंगे हम, तो डिसबैलेंस हो जाता है। तो मेरे ख्याल से भगवान एक चीज़ छीनता है तो 10 चीज़ देता भी है, तो उस हिसाब से उनके जो
सोचने समझने की पावर है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, मतलब उनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही फास्ट चलने लगता है, मुझे जो लगता है। अब आप लोग कह सकते हैं मुझे इतना एक्सपीरियंस क्यों है, तो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मेरी फैमिली में 2-3 मेंबर्स के साथ जो डिप्रेशन में चले गए थे लॉकडाउन में, टचवुड अब काफ़ी ठीक है। और एक तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब डिप्रेशन तो खैर क्या कहेंगे उसको, सिजोफीनिया बोलेंगे। तो इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। और मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग भी बताइए कि क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है कि गलत है। क्योंकि अभी मैंने महाकुंभ की बहुत सी स्टोरीज देखी हैं जिसमें बहुत पढ़े लिखे बाबा लोग आए हुए हैं। एक और का मैं इंटरव्यू लगा दूंगी। एक बाबा हैं जो मेडिकल की फील्ड से आए हुए हैं, यानी कि वो MBBS तो करा है, साथ में उन्होंने शायद MBA MS रह चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात, वो विश्व हिंदू परिषद के जो वो हैं, क्या नाम है उनका, विश्व हिंदू परिषद के हेड, मोहनदास है ना, चलो मैं सोच के बताती हूँ। वो विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उनके पर्सनल वो रह चुके हैं, डॉक्टर रह चुके हैं, तो चिकित्सक अधिकारी रह चुके हैं वो उनके पर्सनल। तो उन्होंने भी संन्यास ले लिया है, संन्यास नहीं लिया उन्होंने, अध्यात्म की तरफ मुड़ गए हैं। तो वो भी पारिवारिक जीवन में रह करके सब कुछ कर रहे हैं। और वो खुद इस चीज़ को कहते हैं कि विरोधाभास से अध्यात्म नहीं पाया जाता। जैसे अभय जो है विरोधाभास करके अध्यात्म की तरफ मुड़ा है, तो विरोधाभास से नहीं होता ये। इसके लिए तो मतलब आपका मन बहुत शुद्ध और शांत होना चाहिए। और हमने देखा है कि अभय का जो मन है, चित्त है, वो अभी शांत नहीं है, बहुत उथल पुथल है उसके अंदर। तो मेरा तो एक ही एडवाइस है कि अभय को अपने पेरेंट्स, चलो ठीक है फादर से उसकी कुछ अनबन है तो एटलीस्ट मदर के पास, सिस्टर के पास लौट जाना चाहिए या उनसे बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि अभी उसके जीवन में वो खालीपन नज़र आ रहा है। और दूसरा, वो बहुत ज़्यादा स्मोक भी करता है। कोई तो कहते हैं वो नशा करते हैं, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ स्मोकिंग वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो और वो जिन डॉक्टर की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने अध्यात्म ले लिया है, लेकिन वो भगवा चोला ही धारण करते हैं और वो भी मांग के नहीं खाते हैं। उनका नियम है, वो आज भी जो उनकी अर्निंग होती है वो जो फ्री में लोगों को इलाज करते हैं, आज भी 200-250 लोगों का डेली इलाज करते हैं। वो खुद कहते हैं कि मेरी एक कलम से मैं एक दिन में आराम से 2,500-3 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैंने वो चीज़ छोड़ दी है। लेकिन मैंने इसी सेवा को, अपनी इस सेवा को, अपनी इस कला को सेवा भाव में लगा दिया। तो अब वो फ्री में लोगों का इलाज करते हैं। और जो दवाइयाँ होती हैं, अब आप पूछेंगे दवाइयाँ कहाँ से लेके आते हैं, तो दवाइयाँ वो देते नहीं हैं, वो सिर्फ उनका चेकअप करते हैं। और दवाइयों के लिए वो उनको एडवाइस करते हैं। तो जो जेनरिक दवाइयाँ हैं जो बहुत सस्ती मिलती हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत, तो वो उनको रिकमेंड करते हैं। और जो भी उनको खाने को मिल जाता है बदले में, वो कहते हैं बदले में मुझे दुआएं मिलती हैं और थोड़ा बहुत जो खाने पीने के लिए मिल जाता है लोगों से, तो उसी से ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो उन्होंने भी कोई विरोधाभास नहीं किया, उन्होंने भी पढ़ लिख करके अध्यात्म की तरफ गए। तो मेरा आज का ये ब्लॉग बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि अभय सताया हुआ है, चाहे आप कह लीजिए कनाडा में जो उसके साथ नक्सल भेद हुआ था, नस्ल भेद वगैरह हुआ था, उससे ले लीजिए, या उसकी गर्लफ्रेंड का जो इशू रहा है उससे ले लीजिए, या उसके पेरेंट्स का जो अपब्रिंगिंग हुई है उसकी बचपन में उससे ले लीजिए। तो वो उन चीज़ों से अभी बाहर नहीं निकला है। और जब तक वो इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेगा, वो पूर्ण रूप से मतलब अध्यात्म को नहीं पा सकता, क्योंकि उसके अंदर राग द्वेष वगैरह अभी भी है। अध्यात्म तो उसकी जो कहते हैं पराकाष्ठा तक तो वही पहुंच पाता है जिसके अंदर लोभ, मोह, मद, मत्सर, क्रोध, ये सब चीज़ ना हो, चित्त बिल्कुल शांत हो। तो अभी के लिए तो मेरी एडवाइस यही है कि अभय को अपने
पेरेंट्स के पास चले जाना चाहिए। अगर नहीं, ठीक है, उसका मन नहीं लगता, अगर वो नहीं जाना चाहता तो एटलीस्ट अपनी मदर से बीच बीच में उसे मिल लेना चाहिए, क्योंकि घर में रह करके भी, पेरेंट्स के साथ रह करके भी वो अपने अध्यात्म की इस जर्नी को आगे बढ़ा सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। और मैं बता दूं, मैंने अभय के ऑफिशियल आईडी पे क्वेश्चन भी किया था, यही इसी को लेकर के, जिसका उन्होंने आंसर नहीं दिया। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन और किया था कि क्या अध्यात्म के लिए बैरागी होना ज़रूरी है, घर परिवार छोड़ना ज़रूरी है, तो इसका आंसर उन्होंने उसमें ज़रूर दिया है कि नहीं। तो मैं वो भी लगा दूंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो है मैं वही बता रही हूँ। लेकिन मैंने दूसरा क्वेश्चन पुट किया था कि क्या उनको अपनी मदर के पास नहीं जाना चाहिए इस तरीके से, तो उसका आंसर उसने अभी तक नहीं दिया है। तो आप बताइए, मेरी जो राय है, मेरी राय तो यही है कि अभय को पेरेंट्स के पास चले जाना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट अपनी मदर से, सिस्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और वैसे तो फादर ने भी, देखो, वो उसने ये तो कह दिया कि मेरे फादर कहते थे हमने पढ़ाई पे इतना खर्च किया, इतना खर्च किया, इतना खर्च किया, यानी कि हर चीज़ को पैसे में। तो हम भी तो पेरेंट्स को बोल देते हैं कि तुमने हमारे लिए करा क्या। तो जब पेरेंट्स हम लोग को माफ़ करने की वो रखते हैं, माफ़ कर देते हैं, तो क्या हम लोग अपने पेरेंट्स को की बातों को भूल नहीं सकते? तो बस यही है, और यहीं से ही मैं आज से अभय का टॉपिक का दी एंड कर दूंगी, क्योंकि जितना मुझे बनाना था मैंने बना दिया। मैंने उसकी स्टोरी को ऑब्ज़र्व मतलब ऑब्ज़र्व कर रही थी इतने दिनों से, तो ऑब्ज़र्व करके मैंने यही देखा है कि अभय जो है फ्रस्ट्रेटेड है, ये कह लीजिए, मतलब उसके अंदर अभी भी वो चीज़ चल रहा है, असमंजस की स्थिति, कि मतलब उसके अंदर कुछ है जो वो बोल नहीं पा रहा है, मुझे जो लगा। और मेरी एडवाइस उसको यही है कि वो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के पास चला जाए, नहीं जाए क्यों तो एटलीस्ट बीच बीच में उनसे मिलता रहे। अगर उनके पास नहीं भी रह रहा है तो कोई वो बिग इशू नहीं है, वो जहाँ भी रहे खुश रहे, बट अपने पेरेंट्स के टच में रहे, स्पेशली अपनी मदर के टच में रहे। और साथ रहकर वो जितना उनकी हेल्प कर सकता है, दूर रह करके वो जितने भी पॉइंट्स लेके चला है, वो अलग रह करके बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिल्कुल ही तो समाज से कटता जा रहा है। तो बस आप बताइए, मैं मतलब आपको मेरे विचार कैसे लगे, क्या मैं जो सोच रही हूँ वही आप लोग ये सोच रहे हैं, या मैं गलत सोच रही हूँ तो सही क्या है? मैं चाहूँगी आप लोग मुझे इसका आंसर दें। और हाँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अभी कुंभ में आज 11 हो गई है ना, तो अभी कुंभ में 15 दिन बचे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्दबाजी ना करें, आराम से जाएं, आराम से आपके दर्शन होंगे, और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें। और भीड़ भाड़ वाले एरिया में तो बिल्कुल भी ना जाएं, उस टाइम बिल्कुल भी ना जाएं। वैसे तो 14 तारीख तक वाराणसी स्टेशन में ट्रेनों को रोक दिया गया है, और जो पहुंच भी गए हैं, अगर वो मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि शाम के टाइम जाएं घाटों पे, और जहां भी उनको घाट मिले वहीं पे ही स्नान कर लें, संगम लोच में जाने की जिद ना करें। तो बस इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बात और जोड़ना चाहूँगी, कुछ बातें और जोड़ना चाहूँगी, जैसे कि अभय ने बोला कि हमारे समाज में बहुत बुराइयां हैं, तो मेरा मानना ये है कि इंसान दूसरे को सुधारने से अच्छा है कि हर एक इंसान अपने आप को बदल ले, अपने आप को सुधार ले, तो ये दुनिया अपने आप ही सुधर जाएगी। तो और दूसरा मतलब असली जो ज्ञान है, असली जो शांति, सुख शांति है, महादेव को पाना ही है। वो भी मैं मानती हूँ कि जीवन का जो असली सत्य है वो मृत्यु ही है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर सब असली सत्य को जान करके, मतलब पैदा होते ही अगर बच्चा असली सत्य की खोज में निकल जाएगा, तो आप ये देखिए ना, जो सृष्टि इसी महादेव ने, शिव और शक्ति ने ही तो इस सृष्टि बनाई है, तो इस सृष्टि को बनाने का उनका फ़ायदा क्या होगा, जब आप उस सृष्टि को मतलब देख ही नहीं पाएंगे। आप बिल्कुल एक तरीके से सब लोग
अपनी अपनी शांति की राह पे निकल जाएंगे। तो इस सृष्टि को बनाने का उनका जो था कि मैंने इतनी अच्छी सृष्टि बनाई है, इसको दुनिया देखे, इसको मतलब जो भी जिस विचार से उन्होंने बनाई थी उस वो तो फिर उनका व्यर्थ जाएगा ना। सभी लोग अगर विरह के मार्ग पे चल देंगे तो ये सृष्टि आगे बढ़ेगी नहीं। तो ये 2 पॉइंट थे जो मुझे ऐड करने थे। तो ये मेरे अपने निजी विचार हैं, तो इस पे प्लीज़ आप अगर कमेंट भी करें, कुछ विरोधाभास भी हो, तो प्लीज़ उसकी भाषा को मर्यादित रखना। बाकी मैं कौन होती हूँ अभय को समझाने वाली या कुछ। ये व्लॉग मेरा किसी को समझाने के लिए नहीं था। ये व्लॉग जस्ट एक विचारों का आदान प्रदान था। मैंने अपने विचार व्यक्त करे और आप लोग फ्री हो अपने विचार व्यक्त करने के लिए। बस भाषा का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि काम बहुत है। ठाकुर जी का अभी मंदिर ऊपर वाइट वॉश हो रहा है, इसकी भी सफाई करनी है, वो भी लगाना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ जो भी मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, और जो भी नए हों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और आपके जो भी डाउट्स हों, जो भी मतलब आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स के बारे में आप बोलना चाहते हो, अच्छा बुरा जो भी हो आप बोल सकते हैं। लेकिन भाषा, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भाषा का ध्यान रखना, भाषा की मर्यादा का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि एक फैमिली चैनल है। और बस फिर और क्या बोलूँ मैं, आप लोगों को सबको धन्यवाद देना था, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही, प्यार से ही आपने मेरे चैनल को इतना प्यार और इतना सपोर्ट किया कि मेरे मुश्किल से 1 महीने में ही 2000 से 13,000 फॉलोवर्स होने जा रहे हैं। 12.5 हो गए हैं आज मेरे। तो अभी मेरे को पूरा 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत जल्दी हो गए। ये सब आप लोगों के कारण ही हुआ है। तो इसी तरह मेरे को सपोर्ट करते रहें। मैं भी चाहूँगी कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूँ। राधे राधे।